रोवन चिंतित महसूस कर रहा था जब वह तैयारी कर रहा था और उसे एमी की अजीब सी नज़र याद आई। एमी सामान्य से कुछ अलग लग रही थी, जिससे रोवन की चिंता और बढ़ गई। रोवन को यकीन हो गया था कि रीडिंग का अचानक रद्द किया जाना सुपरवाइजर की घटना से जुड़ा हुआ है, और उसने सतर्कता से सोचा कि शायद इसका कोई संबंध यूनियन से हो सकता है। रोवन शेल्टर की गलियों से होते हुए टीचर एमी की ओर बढ़ा, यह सोचते हुए कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। उसने पीछे से एमी को धीरे से पुकारा और सीधे पूछा कि क्या वे अब स्पॉन्सर से मिलने जा रहे हैं। लेकिन तभी उसे शेल्टर के अंदर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। एमी अचानक अपने विचारों से बाहर आई और उलझन भरे अंदाज में उसे अपने साथ चलने को कहा। रास्ते में चलते हुए रोवन ने उत्सुकतावश पूछा कि क्या लेडी कैरोलाइन ने उसे गोद लेने की इच्छा जताई है, लेकिन एमी ने गंभीरता से कहा कि किसी और ने ऐसा अनुरोध किया है। वे शेल्टर से बाहर निकलकर एक अजीब से बाहरी ढांचे की ओर बढ़े। जब वे उस अंधेरे और रहस्यमय दिखने वाले एनेक्स बाहरी भवन तक पहुंचे तो रोवन को वहां एक अजीब और काली मना जादुई ऊर्जा का एहसास हुआ, जिससे उसे बेचैनी होने लगी। दरवाजे पर सुपरवाइजर इग्गोर ने उनका स्वागत किया और जल्दी अंदर आने को कहा, क्योंकि उन्हें जल्दी थी। रोवन ने देखा कि एमी के चेहरे पर फिर से अजीब भाव थे और दरवाजा बंद होते ही वह बाहर रह गई। अंदर का वातावरण अंधकारमय और बिना खिड़कियों वाला था, जिससे रोवन असहज महसूस करने लगा और उसने सतर्क रहने का निर्णय लिया। तभी रोवन ने डिप्टी डायरेक्टर को किसी से यह कहते सुना कि उन्हें जाने से पहले कुछ जरूरी काम पूरा करना है। उसने जमीन पर एक बड़ा जादुई चक्र देखा और उसे एक विशेष कुर्सी पर बैठकर पढ़ाई शुरू करने के लिए कहा गया। रोवन गहरी चिंता के साथ उस किताब को लेकर बैठ गया। तभी उसकी नज़र जमीन में एक बड़े गड्ढे पर पड़ी, जो घने और अजीब मना से भरा था। ये देखकर वह चौंक गया और डर भी गया, क्योंकि उसने इतनी मात्रा में मना पहले कभी नहीं देखी थी। एक आदमी ने उसे पढ़ना शुरू करने को कहा और रोवन ने तुरंत पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, उसे महसूस हुआ कि उस गड्ढे की मना अजीब और अस्थिर थी और वहां किसी अदृश्य और अत्यंत शक्तिशाली मना की उपस्थिति थी। पढ़ते पढ़ते रोवन को अजीब और तीव्र भावनाएं महसूस होने लगीं, जैसे वे किताब के शब्दों के जरिए उसमें स्थानांतरित हो रही हों। रोवन की चिंता अब तेजी से डर में बदल रही थी। उसने देखा कि उसके सामने फैली हुई घनी मना जादुई ऊर्जा उसके पढ़े गए शब्दों को न सिर्फ सुन रही थी, बल्कि उन पर प्रतिक्रिया भी दे रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर की मना जबरदस्ती उस गड्ढे की ओर खींच रही है। वह घबरा गया। वह पूरी तरह से खाली नहीं होना चाहता था। वह जान गया कि उसे अभी हार नहीं माननी चाहिए। उसे किसी भी हाल में ध्यान केंद्रित रखना होगा, जब तक यूनियन की ताकतें आकर उसे बचा न लें। उसने संकल्प लिया कि वह आसपास बह रही मना को अपने भीतर खींचने और उसे नियंत्रित करने की कोशिश करेगा, अपनी रक्षा के लिए और संतुलन वापस पाने के लिए। रोवन ने अपनी पूरी चेतना पढ़ाई पर लगा दी। उसकी मना उसके शरीर से फूटकर लहरों की तरह पूरे कमरे में फैल गई। कमरा ऊर्जा से थरथरा उठा। तनाव के बीच भी रोवन ने खुद पर नियंत्रण पा लिया। उसने खुद से कहा, मैंने कर दिखाया। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन चेहरा जबरदस्ती बनाए गए धैर्य का आईना था। उसे मालूम था कि उसे अब भी थोड़ा समय और निकालना है, क्योंकि उसे अब तक कोई नई मना पास आती महसूस नहीं हो रही थी। इसका मतलब था कि यूनियन अभी तक नहीं पहुंची थी। कमरे के बाहर मौजूद लोग अब बेचैन हो उठे थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि पढ़ाई में इतनी देर क्यों लग रही है। उन्हें लगने लगा कि फल फ्रूट अब तक पक जाना चाहिए था। कुछ लोग स्थिति की जांच करने निकल पड़े। इसी दौरान रोवन को कुछ अजीब हलचल महसूस हुई। उसे समझ आ गया कि शेल्टर का निदेशक और उसका समूह अब हरकत में आ चुका था। अचानक ही एक निदेशक कमरे में घुसा, दरवाजा जोर से बंद किया और एक विशाल मूर्ति खिसकाकर उसे पूरी तरह जाम कर दिया। फिर वह बेसमेंट की ओर भागा, गालियां बकते और गुस्से से चिल्लाते हुए। रोवन अवाक रह गया। ये सब क्या हो रहा था? सब लोग नीचे क्यों जा रहे थे? जैसे ही वह सतर्कता से नीचे गया, वहां एक अराजक दृश्य सामने था। सुपरवाइजर इगोर एक कर्मचारी को थप्पड़ मार रहा था। वह चीख चीख कर आरोप लगा रहा था कि उन्होंने कुछ गलत किया है और भागने की कोशिश की है। बाकी निदेशक बहाने बनाने लगे, लेकिन उनकी बातें खोखली लग रही थीं। रोवन धीरे धीरे वहां पहुंचा और जो उसने देखा, उसने उसकी रूह को हिला दिया। वहां एक भयानक मूर्ति थी, एक वृक्ष की आकृति जो असली इंसानी शरीरों से बना था। उसकी आंखों में डर उतर आया। वह कांप उठा। यह कोई सामान्य वृक्ष नहीं था। यह एक अमानवीय भयानक रचना थी,
जैसे इंसानों को किसी पवित्र वस्तु की तरह कैद कर दिया गया हो। वह करीब गया और तभी उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। मदर पॉलीन। उसका दिल टूट गया। वह स्तब्ध रह गया, आंखों में अविश्वास और दुख के आंसू। इसी बीच इगोर ने गुस्से में चिल्लाकर किसी कर्मचारी को गद्दार कहा। तभी ब्लैक की आवाज गूंज उठी। वह क्रोध में कांप रहा था और उन पर भयानक अपराध करने और निदेशकों की हत्या का आरोप लगा रहा था। इगोर ने जवाब दिया कि कर्मचारियों ने कुछ छेड़छाड़ की थी, और फिर उसने एक अजीब फल दिखाया जो अब पूरी तरह सड़ चुका था। उसने रोवण की ओर इशारा कर कहा, मैं इसे और फल पैदा करवाने लाया था, इससे पहले कि यूनियन आ जाए, लेकिन अब सब हाथ से निकल गया है। ब्लैक गुस्से में तैयार हो गया। वह अब सब कुछ खत्म करना चाहता था। इगोर चुपचाप उस भयानक मानव आकृति वाली मूर्ति के सामने कुछ खतरनाक और रहस्यमय करने लगा। तभी रोवण को याद आया कि उसने हमेशा सोचा था, ब्लैक तलवार क्यों नहीं लेकर चलता। तब ब्लैक ने मुस्कुराकर कहा था, मैं उसे किसी और चीज के लिए रख रहा हूं। अब वह एक खून से सनी अजीब हथियार के साथ सामने था। इगोर जबरदस्ती रोवण को काबू में करने के लिए बढ़ा ही था कि एक दिल दहला देने वाली चीख ने सबको चौंका दिया। ब्लैक पलटा। उसका चेहरा खून से लथपथ था और उसकी आंखों में डर। उस क्षण रोवण के शरीर से मना का विस्फोट हुआ। वह एक नीली ऊर्जा के तूफान के केंद्र में खड़ा था। ब्लैक स्तब्ध रह गया। उसने चिंतित होकर पूछा, ये क्या हो रहा है। अब रोवण आत्मविश्वास से खड़ा था। ब्लैक ने देखा, रोवन ने मना पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया था। वह धीरे से उस विचित्र मूर्ति की ओर मुड़ा जहां पॉलीन का चेहरा था। उसकी आंखों में आंसू थे, डर और गहरे दुख से भरे हुए। उसने पॉलीन के दिल पर हाथ रखा, मानो उस मना से जुड़ने की कोशिश कर रहा हो। तभी उसके शरीर से एक विशाल ऊर्जा निकली जो मूर्ति को चीरती चली गई और पूरी संरचना को हिला दिया। उसी क्षण कुछ भयानक स्मृतियां उसके अंदर उमड़ पड़ीं। आग, लाशें, और वह अकेला खड़ा एक तबाही के बीच। उसने खुद को किसी और रूप में देखा। क्या यह उसका ही भविष्य था? उसने घबराकर कहा, मुझे और समय चाहिए। फिर एक जानी पहचानी मना उसके भीतर बहने लगी, गर्म कोमल जैसे माँ की बाहों का स्पर्श। पॉलीन की आवाज उसके दिल में गूंज उठी। सच्चा अकेलापन तब होता है जब दिल खाली हो। अपनी आंखें बंद करो और दिल में झांको। तुम्हारे भीतर बहुत प्यार है, उसे मत खो। रोवण की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे याद आ गया, प्यार, यादें और पॉलीन का स्नेह कभी न मिटने वाला। उसी क्षण एक ठंडी और तंजभरी आवाज सुनाई दी, ब्लैक। उसने अपनी तलवार रोवण की ओर तानी और कहा, तो हो गया तुम्हारा भावुक मिलन, अब क्या? ब्लैक रोवण के सामने खड़ा था और कह रहा था कि उसने रोवण का लंबे समय से इंतजार किया है, हालांकि उसके पास समय बहुत कम है। उसने रोवण से कहा कि वह उसे अपने साथ इसलिए ले जाना चाहता है क्योंकि वह जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा समझदार है। ब्लैक ने बताया कि कुछ मूर्खों की वजह से हालात जटिल हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद वह रोवण से एक आखिरी सवाल पूछना चाहता है। उसने पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? और फिर चेतावनी दी कि अगर रोवण ने मना किया तो वह उसे चुपचाप मार डालेगा, हालांकि उसे मारना एक बहुत बड़ी बर्बादी होगी। रोवण ने हिचकते हुए पूछा, हम कहाँ जाएंगे? ब्लैक ने उत्तर दिया कि वे एक और फार्म पर जाएंगे, जहां बच्चों को तब तक रखा जाता है जब तक वे पेड़ों में बदल नहीं जाते, जैसे कि वह पेड़ जिसे रोवण ने देखा था। ब्लैक ने बताया कि वहां वे सीखेंगे कि इन बच्चों की देखभाल कैसे करनी है, और फिर उसने स्पष्ट किया कि रोवण को राटियल नामक एक संगठन का सदस्य बनना होगा। यह संगठन काले जादू का उपयोग कर दुनिया को पुनः आकार देने में लगा हुआ है और वे अपने नेता के प्रति पूर्ण निष्ठा रखते हैं। जब रोवण ने पूछा कि क्या वह भयानक पेड़ ब्लैक ने बनाया, तो ब्लैक ने कहा कि वह केवल उसे देखता और उसका अध्ययन करता था, उसे इतनी शक्ति नहीं है। ब्लैक ने फिर जल्दी जल्दी कहा कि समय कम है, क्या रोवण उसके साथ चलेगा? रोवण ने शांति से जवाब दिया, मैं नहीं जाना चाहता। ब्लैक ने जैसे ही उसे मारने की कोशिश की, रोवण से एक जबरदस्त शक्ति निकली जिसने उसकी तलवार को रोक दिया। ब्लैक चौंक गया कि उसकी तलवार हिल क्यों नहीं रही। फिर रोवण ने उससे पूछा, क्या तुमने माँ पॉलिन को मारा था? ब्लैक ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन रोवण ने गंभीरता से जवाब दिया कि अगर ऐसा है तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। रोवण ने उसे एक शक्तिशाली वार से मारा और कहा, तुम्हें इसे चकमा देना चाहिए था। ब्लैक को मारकर रोवण बोला, तुमने खुद ही इसे चुना। उसके बाद यूनियन के सदस्य वहां पहुंचे। डिप्टी कमांडर ऑनस्कर्ट ने पूरे स्थान की तलाशी का आदेश दिया। उन्होंने रोवण को देखा और उसकी शक्ति पर हैरानी जताई। ऑनस्कर्ट ने पूछा, क्या तुमने राटियल में जादू सीखा? रोवण ने आत्मविश्वास से कहा, मैंने कोई जादू नहीं सीखा, न ही मैं राटियल का सदस्य हूं।
मैंने खुद से सीखा है। ऑस्कर ने अपना नाम बताया और कहा कि वह यूनियन के फेट डिवीजन का कमांडर है। रोवन ने भी अपना परिचय दिया और दिखाया कि उसे यूनियन की संरचना की अच्छी समझ है। ऑस्कर प्रभावित हुआ और कहा, तुम एक अनोखे बच्चे हो। जांच में पता चला कि मानव पेड़ 2 साल से कम समय में बना है और इसका जादू अब निष्क्रिय हो गया है। रोवन ने दुखी होकर थ्यू और लिली को याद किया और कहा, माफ करना, मुझे और खेलना चाहिए था। उसने ऑस्कर से पूछा, तुमने कितने ऐसे पेड़ देखे हैं? क्या और भी देखने को मिलेंगे? ऑस्कर ने जवाब दिया कि यूनियन का मकसद ही राटियल की फॉर्म्स को नष्ट करना है। ऑस्कर ने नोट किया कि रोवन की आवाज में कोई भावना नहीं थी, जो उसकी कम उम्र के बावजूद उसकी परिपक्वता का संकेत थी। रोवन ने आत्मविश्वास से और स्पष्ट रूप से ऑस्कर से पूछा कि क्या वह उसके साथ जा सकता है। ऑस्कर को एहसास हुआ कि रोवन वास्तव में अंदर से प्रभावित हुआ है, लेकिन वह अपनी भावनाओं को आसानी से जाहिर नहीं करता। ऑस्कर ने शांत स्वर में जवाब दिया कि इस समय जांच को प्राथमिकता दी जाएगी और उसने रोवन से कहा कि वह उसके पीछे चले। रोवन चुपचाप ऑस्कर के पीछे पीछे चलने लगा। जैसे ही वे बाहर निकलने लगे, रोवन ने एक मृत पादरी की जेब से एक सिक्का उठाया, जो पहले हेलेन का था। बाहर एक सैनिक ने ऑस्कर को बताया कि राटियल के 13 सदस्य मारे गए, 2 भाग निकले और जादुई अनुष्ठान की शुरुआत में ही कुछ उच्च पुजारी शामिल हुए थे, पर असफलता का कारण अब भी अज्ञात है। ऑस्कर ने रोवन से पूछा कि वह खुद को सबसे ज्यादा सहज कहाँ महसूस करता है। रोवन ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया, पुस्तकालय में। ऑस्कर ने सुझाव दिया कि वे वहीं चलें और बात जारी रखें। उन्होंने रोवन को कहा कि वह आगे आगे चले। पुस्तकालय में पहुंचने पर ऑस्कर ने देखा कि वहां मना, मैजिक या जादू सिखाने वाली कोई किताबें नहीं थीं। उसने आश्चर्य से पूछा कि रोवन ने अपने दम पर मना कैसे सीख लिया। रोवन ने बहुत साधारण ढंग से कहा, मैंने खुद तरीका ढूंढा, जिससे ऑस्कर और भी चौंक गया। रोवन ने गर्व से जोड़ा, क्योंकि मैं बहुत समझदार हूं। ऑस्कर ने उसकी ईमानदारी की तारीफ की और कहा कि वह झूठ नहीं बोलता और वाकई में बुद्धिमान है। फिर उसने रोवन से कहा कि वह अपनी पूरी कहानी शुरू से बताए। रोवन ने आश्रय गृह शेल्टर में आने के समय से अपनी बात बताई और कहा कि उसे विश्वास है कि सेप्टेम्बर पॉलिनबन ने ही उसे यह शक्ति दी थी। ऑस्कर समझ गया, लेकिन उसके मन में अभी भी कई सवाल थे। उसे हैरानी हो रही थी कि एक बिना प्रशिक्षण का बच्चा, जैसे कि रोवन, एब्लेग जैसे योद्धा को कैसे हरा सकता है और संभवतः पूरे जादुई अनुष्ठान को कैसे तोड़ सकता है। वह मन बिना किसी मंत्र या थकान के टेलीकिनेसिस दूरी से वस्तुएं हिलाने की शक्ति कर रहा था। यह ऑस्कर के लिए चौंकाने वाला था। जब रोवन ने उस भयानक पेड़ के बारे में सच्चाई पूछी, ऑस्कर ने बताया कि वह पेड़ अकाले जादू से बना एक उपकरण है, जो इंसानों की जान को उपयोग करके बनता है, जिसे राटियल नाम के दुष्ट संगठन आइक्शन ने तैयार किया। उस पेड़ पर जो फल लगते हैं, वो शुद्ध मना का स्रोतमर होते हैं, बहुत शक्तिशाली और काले बाजार में बेहद कीमती। ऑस्कर ने उसे एक अधूरा फल दिखाया और बताया कि इसे खाने से किसी के शरीर में मना की शक्ति तेजी से बढ़ती है। जब रोवन ने उन रीडिंग सेशंस, पढ़ने की गतिविधियों के बारे में पूछा, ऑस्कर ने बताया कि वो अनुष्ठान का हिस्सा थे ताकि पेड़ स्थिर रह सके और फल की गुणवत्ता बेहतर हो सके। रोवन ने उदासी से कहा, अब समझ में आता है, वो सब एक समय में इंसान थे। ऑस्कर ने सहमति जताई, हाँ, यूनियन भी ऐसा ही मानती है। रोवन ने टेलीकिनेसिस के बारे में और जानना चाहा और ऑस्कर ने बताया कि यह मना से वस्तुओं को दूर से हिलाने की कला है। ऑस्कर को समझ आ गया कि रोवन की टेलीकिनेसिस पहले से ही उच्च स्तर की है। फिर भी रोवन ने कहा, मैं अब भी जादू के बारे में ज्यादा नहीं जानता। ऑस्कर ने फिर से रोवन की उम्र पूछी। रोवन ने जवाब दिया, मैं अभी 9 साल का हूँ, लेकिन जल्द ही 10 का हो जाऊंगा। ऑस्कर ने सावधानी से पूछा, तुम यूनियन पर कैसे विश्वास कर रहे हो, जब तुम्हें अपने ही करीबियों ने धोखा दिया? रोवन ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मैं यूनियन पर पूरी तरह विश्वास नहीं करता, पर अपनी प्रवृत्ति इंस्टिंक्ट पर करता हूँ, और वो कहती है कि आप एक अच्छे इंसान हैं। ऑस्कर को ये बात चौंकाने वाली लगी। रोवन ने कहा, मैं लोगों को पढ़ने में अच्छा हूँ। लेकिन ऑस्कर ने दृढ़ता से कहा कि वह यह निर्णय जल्दी नहीं ले सकता कि क्या रोवन को उनके साथ ले जाना चाहिए। रोवन ने उसे यह समझाने की कोशिश की कि वह मना और टेलीकिनेसिस, चीजों को दिमाग से हिलाना, में कुशल है, लेकिन ऑस्कर ने स्पष्ट रूप से कहा कि सिर्फ क्षमता ही सब कुछ नहीं होती, और भी कई महत्वपूर्ण बातें होती हैं। रोवन को ऑस्कर की बातों से निराशा और दुख हुआ। ऑस्कर ने उसकी उदासी को महसूस किया और स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश की। उसने कहा कि समस्या रोवन से नहीं है, बल्कि नियमों से है। उसने यह भी जोड़ा कि रोवन को विशेष छूट देना आसान नहीं है, खासकर क्योंकि वह अब भी बहुत छोटा है। रोवन ने हैरानी से पूछा कि क्या उम्र प्रतिभा से ज्यादा मायने रखती है?
ऑस्कर ने माना कि रोवन की जादुई प्रतिभा असाधारण है और वह एडगर और ब्लैक दोनों को हरा चुका है, लेकिन यह मामला अलग है। उसने बताया कि यूनियन संघा में कई निर्णय लिए जाते हैं और वे अक्सर अनुभव के आधार पर होते हैं जो उम्र के साथ आता है। रोवन ने गंभीरता से पूछा कि क्या ऑस्कर को लगता है कि वह सिर्फ अपनी कम उम्र के कारण अनुभव और समझदारी में कम है। ऑस्कर ने जवाब दिया कि उसने ऐसा सीधे तौर पर नहीं कहा, लेकिन उसने रोवन को सिर्फ कुछ घंटों से ही जाना है। ऑस्कर ने कहा कि वह यह सब एक परीक्षण की तरह लेगा, एक इंटरव्यू की तरह। उसने पूछा, तुमने एडगर को क्यों मारा? रोवन ने जवाब दिया, क्योंकि उसने पहले ही कई लोगों को मार दिया था और इगोर मेरी खोपड़ी कुचलने वाला था। मैं इंतजार नहीं कर सकता था। ऑस्कर ने कहा, क्या तुम्हारा निर्णय गुस्से या दुख से प्रभावित था? रोवन ने साफ कहा, हाँ, लेकिन मैंने गुस्से में गलती नहीं की, बल्कि मेरी भावनाओं ने मुझे सही फैसला लेने में मदद की। उसने कहा, ऐसे लोग माफी के काबिल नहीं होते और मुझे उन्हें दूसरा मौका देने का कोई हक नहीं है। ऑस्कर ने गंभीर होकर पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास किसी को मारने का अधिकार है? रोवन ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि मुझे लगा ये न्याय संगत है और मैं उसे पूरा करने की शक्ति रखता हूँ, और अगर मुझे इसके लिए जिम्मेदारी लेनी पड़ी तो मैं कभी इनकार नहीं करूंगा। ऑस्कर ने फिर पूछा, क्या वाकई तुम्हें मारना जरूरी था? रोवन ने कहा, हाँ, किसी को तो करना ही था। क्या यही यूनियन का उद्देश्य नहीं है? यह सुनकर ऑस्कर कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। ऑस्कर ने समझाना शुरू किया कि यूनियन एक ऐसा संगठन था जिसे एक महान और आवश्यक उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया था। उसने कहा कि यूनियन का असली लक्ष्य हर जगह शांति और खुशहाली बनाए रखना है। उसने यह भी जोड़ा कि लोगों को सुरक्षित और प्रसन्न देखकर ही यूनियन ने हमेशा अपना आदर्श माना है। ऑस्कर ने स्पष्ट किया कि वह इस दुनिया की रक्षा करने की जिम्मेदारी उठाता है, भले ही यह मिशन असंभव क्यों न लगे। उसने रोवन के उत्तर को बहुत परिपक्व और शांत बताया, उसकी उम्र से कहीं अधिक समझदार। फिर उसने रोवन से पूछा कि क्या उसने ग्रेव ऑर्गेनाइजेशन टडीपान के बारे में सुना है, एक अंधकारमय संगठन जो राज्य की शांति को खतरे में डालता है और जिसमें डेटायन राटियलन सिर्फ एक हिस्सा है। ऑस्कर ने समझाया कि यूनियन वर्तमान में राटियल के फार्मों को नष्ट कर रही है और अपने खुद के विभागों को फिर से संगठित कर रही है। हालांकि इसमें समय लगेगा, लेकिन अगर रोवन मदद करता है तो चीजें बदल सकती हैं। रोवन ने आश्चर्य से पूछा कि उसका मतलब क्या है, तो ऑस्कर ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह यूनियन में शामिल हो जाए। ऑस्कर ने कहा कि रोवन को अपनी क्षमताओं को साबित करना होगा और अगर वह ऐसा कर सका तो वह उसे यूनियन का सदस्य स्वीकार करेगा। ऑस्कर चुपचाप सोच रहा था कि क्या वह रोवन से ज्यादा उम्मीदें बांध रहा है। बाहर रोवन ऑस्कर के साथ शेल्टर के दरवाजे पर खड़ा था, अपने जीवन के एक नए अध्याय के लिए तैयार। ऑस्कर ने बताया कि राटियल संगठन ने मासूम भिखारियों और अनाथों का बेरहमी से शोषण किया और शेल्टर के निदेशकों के साथ मिलकर भयानक मानव बलिदान में किए। यूनियन, जो राज्य की बहाल और तलवार आउटलॉन है, ने इस गुप्त संगठन को नष्ट कर दिया और अब डोंग यून शेल्टर को फिर से सही दिशा में लाना चाहता है। उसने कहा कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है और जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटेगी वे पश्चिम की ओर चौथी डिवीजन से मिलने निकलेंगे। कमांडर ने सीधे सिएना को बुलाया और उसने तुरंत जवाब दिया। रोवन ने स्पष्ट रूप से देखा कि उसके चारों ओर माना धुंध जैसी लहरों में बह रहा है। ऑस्कर ने रोवन का सिएना से परिचय कराया, बताते हुए कि वह इस घटना की प्रत्यक्ष गवाह है और उसे यूनियन मुख्यालय तक सुरक्षित ले जाने की जिम्मेदारी सिएना को दी गई। सिएना ने खुद को रोवन से परिचित करवाया और कहा कि यात्रा लगभग 15 दिन बाद की होगी और उसे जो भी सामान चाहिए वह साथ ले आए। रोवन ने उत्सुकता से पूछा कि क्या वह जिनमें से एक है, तो सिएना ने बताया कि वह आई डार्क जिन पालर्स में से है। रोवन ने आश्चर्य से कहा कि वह सोचता था कि डार्क जिन कुछ अधिक भयानक या अंधकारमय लगते, लेकिन वह तो बहुत उज्ज्वल दिखती हैं। उसने तुरंत माफी मांगी और कहा कि उसने बस कुछ रहस्यमय महसूस किया। सिएना ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि शायद ऐसा अरोवन की अपनी नस्ल, ब्लड लाइन के कारण हो, जिससे वह चौंक गया। वे दोनों घोड़े पर सवार होकर यात्रा पर निकल पड़े और ऑस्कर ने उन्हें तो सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं दी। रोवन ने सभी को अलविदा कहा और उनके सुरक्षित आगमन यश की कामना की। शाम को वे दोनों आग के पास आराम करने के लिए बैठे। सिएना ने रोवन को एक छोटी म्यान दी जिसमें वह अपनी चाकू रख सके, यह सोचकर कि यात्रा में इसकी जरूरत पड़ेगी। रोवन ने धन्यवाद कहा और उससे पूछा कि वह रास्ते में क्या कर रही थी। फिर उसने विनम्रता से पूछा कि क्या वह उसे बड़ी बहन कह सकता है। सिएना ने थोड़ी झिझक के साथ जवाब दिया कि शायद यह थोड़ा ज्यादा होगा। रोवन थोड़े शर्मिंदा हो गए, जबकि सिएना ने उसे उत्सुकता से देखा। फिर रोवन ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह उसे सेन्योर कहेगा, क्योंकि वह अब यूनियन का हिस्सा बनने जा रहा है। सिएना थोड़ा चौंक गई और हल्का सा शर्म से मुस्कुरा दी। फिर धीरे से कहा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। फिर उन्होंने शांतिपूर्वक आग के पास बैठना जारी रखा।
सियना ने कहा कि रोवन की शक्ति बहुत अनोखी आयन है। रोवन ने पूछा, क्या उसकी शक्ति को मेंटल मैजिक कहा जाता है, जैसा कि ऑस्कर ने बताया था? सियना ने कहा कि शायद लोगों को यही मानने देना पोस्ट बेहतर आयन होगा। रोवन ने फिर पूछा कि उसकी असली शक्ति कोज़ेक या कियंस है। सियना ने जवाब दिया कि उसने भी कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। उसने समझाया कि उसकी शक्ति बिना किसी मंत्र या रिचुअल के सीधे माना को छूती और नियंत्रित करती है, और ये शक्ति सिर्फ प्राचीन जिनवास के पास हुआ करती थी। वे वही मूल जिन थे जिनसे डार्क जिन जैसी शाखाएं निकलीं। फिर उसने रोवन की आंखों की ओर देखकर कहा कि उसकी माँ बाप जरूर असाधारण लोग बन रहे होंगे। रोवन ने अपने माता पिता को याद किया और मन में सोचा कि वे कैसे लोग रहे होंगे। अगली सुबह रोवन और सियना फिर से घोड़े पर यात्रा जारी रखते हैं। सियना ने रोवन को पास बुलाया क्योंकि वह कुछ ध्यान भंगान सा लग रहा था। उसने दूर एक स्थान की ओर इशारा करते हुए कहा कि यूनियन मुख्यालय के वहीं स्थित है। फिर अभव्य और सुंदर रूप से व्यवस्थित यूनियन सिटी वन की पूरी झलक दिखाई देने लगी। सियना ने समझाया कि यह शहर एक आवासीय क्षेत्रन और एक व्यावसायिक क्षेत्रन में विभाजित है। उसने जोड़ा कि यह शहर विभिन्न क्षेत्रों और जातियों के लोगों को एक साथ लाता है। उसने कहा कि यूनियन महज दीवारों से नहीं, बल्कि अपने शक्तिशाली लोगों टान के कारण महाद्वीप का सबसे मजबूत किला है। इसलिए इसे पश्चिम महाद्वीप की तलवार और शास्त्रन कहा जाता है। यह राज्य और नागरिकों की अग्रेवा पाउस और अन्य संगठनों से रक्षा करता है। रोवन ने जोश और समझ के साथ उसकी बातें सुनी। सियना ने घोषणा की कि वे अब आखिरकार पहुंच चुके बस हैं। उसने रोवन से कहा कि अब यह जगह उसका घरन होगी। वे दोनों यूनियन मुख्यालय के अंदर गए। एक यूनियन अधिकारी ने सियना का स्वागत किया और उसके प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया। सियना ने रोवन का परिचय यूनियन प्रशासन कार्यालय के प्रमुख लाजरूस ताडन से करवाया। लाजरूस ने रोवन का अभिवादन किया और पूछा कि क्या वह वही लड़का है जिसका नाम रोवन है। फिर उसने विनम्रता से कहा कि वह उसके साथ थोड़ी देर बात करना चाहता है। वे दोनों एक बहुत ही सुंदर और शानदार कार्यालय में बैठे। रोवन को यह कमरा असामान्य रूप से चमकीला लगा और उसे यूनियन के बोट एक सैन्य शक्तिमय होने का वर्णन याद आया। उसे सियना की वो बात याद आई जिसमें उसने यूनियन को एक महान रक्षक शक्ति बताया था, एक सैन्य शक्ति जो राज्य की रक्षा करती है, 6 अमीरातों के मामलों की निगरानी करती है और ग्रेव जैसे संगठनों से नागरिकों की रक्षा करती है। रोवन ने देखा कि लाजरस का व्यक्तित्व कितना तेजस्वी और प्रभावशाली था और सोचने लगा कि वो कितने शक्तिशाली होंगे। लाजरस ने रोवन से कहा कि वह अपना हाथ थोड़ा आगे बढ़ाए। जब रोवन ने ऐसा किया तो लाजरस ने उसका हाथ धीरे से थामा और मना जादुई ऊर्जा का प्रयोग करना शुरू किया। रोवन हैरान रह गया क्योंकि उसने पहले कभी ऐसी मना शक्ति महसूस नहीं की थी। उसे यह महसूस हुआ कि लाजरस मना के साथ एक बिल्कुल अलग और अत्यंत सटीक तरीका अपना रहा है। रोवन को साफ समझ में आ गया कि यह मना नियंत्रण बहुत अधिक परिष्कृत, रिफाइंड है और उसने अब तक जितना भी जाना था उससे बिल्कुल अलग है। उसे महसूस हुआ कि वह मना की दुनिया का सिर्फ एक बहुत छोटा हिस्सा ही जानता है। आश्चर्य में डूबा रोवन सोचने लगा कि क्या लाजरस जैसे और भी लोग हैं जो इतनी सटीकता से मना का नियंत्रण कर सकते हैं। फिर लाजरस ने रोवन से उस ब्रोच जैसे एक विशेष बैज या आभूषण के बारे में पूछा जो उसके साथ पाया गया था। उसने बताया कि रिपोर्ट में कहा गया था कि वह ब्रोच शेल्टर के डिप्टी डायरेक्टर का है। रोवन ने समझाया कि वह ब्रोच चोरी का नहीं है, वह असल में उसकी दादी का था। जब रोवन ने ब्रोच दिखाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उसे अचानक कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसके चेहरे के भाव एकदम बदल गए क्योंकि उसने कुछ अस्वाभाविक होता हुआ महसूस किया। उसने अचानक पाया कि वह लाजरस से अपना हाथ खींच नहीं पा रहा था और उनके मना एक दूसरे में उलझ रहे थे। रोवन को महसूस हुआ कि लाजरस का मना नियंत्रण अत्यंत सूक्ष्म और शक्तिशाली है। हर एक हलचल में शक्ति थी। उसने समझा कि अगर वह गुरुत्वाकर्षण और जादुई खिंचाव पर काबू पाले तो वह अपना हाथ छुड़ा सकता है। और वास्तव में रोवन ने मना का उपयोग करके आसानी से खुद को लाजरस की पकड़ से मुक्त कर लिया। लाजरस रोवन की क्षमता देखकर चकित रह गया और आश्चर्य से कहा कि यह काबिले तारीफ है। उसने बिना किसी मंत्रोच्चार के टेलीकिनेसिस, दूर से वस्तु को हिलाना, करने की रोवन की शक्ति की गहराई से प्रशंसा की। रोवन को थोड़ी झिझक महसूस हुई कि उसने लाजरस की मना तकनीक की नकल करने की कोशिश की, लेकिन साथ ही उसे यह भी यकीन हो गया कि लाजरस एक अच्छे इंसान है। लाजरस ने ब्रोच को ध्यान से देखा और भीतर ही भीतर किसी बात पर सोच में पड़ गया। ब्रोच का निरीक्षण करते समय रोवन ने नोट किया कि लाजरस की मना एक अनोखे ढंग से थोड़ी डगमगाई। लाजरस ने ब्रोच की सुंदरता की प्रशंसा की और रोवन ने संकोचपूर्वक पूछा कि क्या वह एक सवाल पूछ सकता है। फिर रोवन ने पूछा, क्या लाजरस यूनियन में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं? लाजरस ने रोवन से मजाक में कहा कि वह यूनियन में सबसे शक्तिशाली नहीं है,
बल्कि एक बूढ़ा रैकून जैसा है। फिर उसने बताया कि यूनियन में 7 डिवीजन लीडर्स हैं और उनके ऊपर सुप्रीम कमांडर है, जिसकी शक्ति इतनी अधिक है कि लाजरस खुद भी उसके आगे तुच्छ लगते हैं। जब रोवन वहां से निकला, उसने सोचा कि लाजरस एक दयालु, शक्तिशाली और अच्छे इंसान हैं और यूनियन का हिस्सा बनकर वह खुश था। इसके बाद रोवन सियना के साथ यूनियन स्कूल पहुंचा। सियना ने बताया कि यह स्कूल उन बच्चों के लिए है जिनके माता पिता यूनियन में मिशन पर जाते हैं। यहाँ बच्चों को मूल जादू और तलवारबाजी की शिक्षा दी जाती है ताकि वे भविष्य के यूनियन सदस्य बन सकें। रोवन बहुत खुश हुआ और स्कूल की भव्य इमारत को देखकर उत्साहित था। वह यूनियन की वर्दी पहन चुका था और एक महिला ने कहा कि वह उस वर्दी में बहुत अच्छा लग रहा है। महिला ने खुद को डेफनी बताया। वह शैक्षणिक मामलों की प्रमुख और भाषा की अध्यापिका थी। डेफनी ने रोवन को पहला साल का टाइम टेबल दिया और कहा कि वह कुछ वैकल्पिक विषय भी चुन सकता है। रोवन ने उत्साहपूर्वक बहुत सारे विषय चुने, जादू, तलवारबाजी, खगोल शास्त्र आदि। डेफनी थोड़ी हैरान हो गई और समझाया कि यह समय सारणी बहुत भारी पड़ेगी। पर जब रोवन ने मासूमियत से पूछा, पढ़ाई कठिन क्यों होती है, तो डेफनी आश्चर्यचकित रह गई। उसने तय किया कि इस बच्चे के बारे में बाकी शिक्षकों से बात करेगी, क्योंकि रोवन उसे बिल्कुल अलग और अनोखा लगा। जब वे क्लास में पहुंचे तो रोवन ने देखा कि बाकी छात्रों की मना ऊर्जा उससे कहीं अधिक घनी थी, लेकिन उसने भीतर से महसूस किया कि समस्या उसमें नहीं, बल्कि उसके शरीर की प्रकृति में है। डेफनी ने रोवन को सभी से मिलवाया और कहा कि वह नया छात्र है जो थोड़ी देर से जुड़ा है। जब रोवन ने खुद का परिचय दिया तो उसने कहा, मैं रोवन हूँ, डोंग युन शेल्टर से आया हूँ, कृपया मेरा ख्याल रखिए। वह धीरे से मुस्कुराया, जैसे किसी पुराने कहानी पाठ की तरह। डेफनी रोवन की बातों और व्यवहार से थोड़ी चकित लग रही थीं। फिर उन्होंने ध्यान हटाने के लिए माफी मांगी और रोवन से अपनी सीट पर बैठने को कहा। रोवन शांत भाव से अपनी डेस्क की ओर गया, जबकि बाकी छात्र आपस में कानाफूसी करने लगे। उसने किताब टेबल पर रख दी। डेफनी ने कक्षा को बताया कि आज वे साहित्य पुस्तक से एक फैंटेसी कहानी पढ़ेंगे और उन्होंने रोवन से पढ़ने को कहा। रोवन ने आत्मविश्वास से कहा कि उसने शेल्टर में पढ़ना सीखा था। डेफनी ने सभी को ध्यान से सुनने को कहा। जब रोवन ने किताब खोली तो वह थोड़ा चौंका। ये वही किताब थी जिसे एमी ने शेल्टर में उसे पढ़ने के लिए दी थी। वह सोचने लगा कि क्या यह वही कहानी थी जो वह एमी के साथ पढ़ चुका था। जब उसने उस लड़की के बारे में पढ़ा जो अपने घुटनों के बाल हटाने की कोशिश करती है, तो कक्षा के छात्र हैरान रह गए। बाल हर बार और घने हो जाते थे जब वह उन्हें हटाती थी। रोवन को याद आया कि जब उसने यह कहानी पहले पढ़ी थी, तब एमी का चेहरा बदल गया था। उसे शक हुआ कि शायद एमी खुद उस लड़की से जुड़ी हुई महसूस करती थीं। क्या वह भी राटाल संगठन से जुड़ी कोई बात छिपा रही थीं? उसे यह सोच कल्पना मात्र लगी, लेकिन यह पक्का था कि जब तक वह एमी से दोबारा न मिले, वह कभी नहीं समझ पाएगा कि एमी क्या महसूस कर रही थीं। उसने सोचा कि लोगों की भावनाओं को समझना पढ़ाई से भी कठिन है। जब वह पढ़ रहा था तो एक छात्रा उसे लगातार देखती रही। जब कहानी पूरी हुई तो छात्रों ने जोश से तालियां बजाईं। डेफनी भी उसके पढ़ने के तरीके से बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने उसकी प्रशंसा की, कुछ ऐसा जो छात्रों ने पहले कभी नहीं देखा था। कक्षा के बाद छात्र रोवन के पास उत्साह से जमा हो गए। उसी समय उसने देखा कि वह लड़की जो उसे देख रही थी वही थी जिसे उसने पहले पेड़ की दिखाई गई दृष्टि विजन में देखा था। वह लड़की रोवन के पास आई और खुद को सोफी बाउफेलन के नाम से परिचित कराया। वह कक्षा की प्रतिनिधि और अध्यक्ष थी। रोवन ने शिष्टता से हाथ मिलाया और कहा कि वह उसे मिलकर खुश हुआ। सोफी ने पूछा कि अगला वैकल्पिक विषय उसने कौन सा चुना है। रोवन ने कहा कि उसने बामने या बेसिक तलवारबाजी फान चुनी है। जब उसने अपना छोटा सा खंजर दिखाया तो सोफी ने आश्चर्य से पूछा कि क्या वह यूनियन में शामिल होना चाहता है। रोवन ने झिझकते हुए बताया कि उसने सारे वैकल्पिक विषय चुन लिए हैं और पूछा कि क्या तलवारबाजी जरूरी है यूनियन में शामिल होने के लिए, क्योंकि उसे नहीं लगता कि यह उसके अनुकूल है। सोफी उसकी बात सुनकर चुप हो गई और रोवन सोचने लगा कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। सभी छात्र ट्रेनिंग हॉल की ओर बढ़े, जहां तलवारबाजी प्रशिक्षक खड़े थे। उन्होंने कहा कि जो सबसे पहले आगे आएगा उसे पहला मौका मिलेगा। सभी छात्र दौड़ पड़े। रोवन ने देखा कि सभी मना का इस्तेमाल कर दौड़ रहे थे। वह चौंका, लेकिन फिर उसने भी अपने अंदर की मना का प्रयोग करते हुए दौड़ लगाई, अत्यंत तेज गति से। सभी छात्र चकित रह गए और कहने लगे कि वह कितना तेज है। सोफी भी आश्चर्यचकित हो गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि यह वही नया छात्र रोवन है। वह सोचने लगी कि रोवन शायद इंसान ही न हो। उसने देखा कि रोवन सबसे आगे निकल चुका था और थका भी नहीं था।
रोवन ने हंसते हुए सभी को चुनौती दी कि वे उसे पकड़कर दिखाएं। उसके चेहरे पर सच्ची खुशी झलक रही थी। प्रशिक्षक भी चौंक गए। उन्होंने सोचा कि शायद रोवन पहले से ही किसी एकाग्र साधना मोनो कल्टीवेशन में प्रशिक्षित रहा हो। उन्होंने तय किया कि वे रोवन पर नजर रखेंगे। उन्होंने छात्रों को प्रेरित किया कि वे दौड़ना जारी रखें और देखें कि कौन सबसे ज्यादा सहनशक्ति रखता है। दौड़ पूरी होने के बाद सभी छात्र मैदान में पंक्ति में खड़े हो गए। रोवन सोचने लगा कि क्या रोजमर्रा के साथ दौड़ लगाना स्कूल की सामान्य गतिविधि है। सोफी ने रोवन की ओर आश्चर्य से देखा और मन ही मन सोचने लगी कि क्या वह सच में इंसान है। वह यह देखकर हैरान थी कि रोवन ने उन सभी को एक बार पीछे छोड़ दिया, जबकि उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की थी। उसने यह भी गौर किया कि रोवन बिल्कुल भी थका हुआ नहीं लग रहा था। रोवन मुस्कुराया और बोला, यह तो बहुत मजेदार था। सोफी ने थोड़ा झिझकते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं भी सहमत हूं। सोफी ने आश्चर्य से उसे देखा और मन ही मन सोचा कि शायद वह भूत है। प्रशिक्षक रोवन के पास आए और कहा, आशा है तुमने थोड़ी आराम कर ली होगी। मैं डिएगो सांचेज हूं और मैं तुम्हें बेसिक तलवारबाजी सिखाऊंगा। रोवन ने विनम्रता से कहा कि वह उनके मार्गदर्शन की प्रतीक्षा कर रहा है। डिएगो ने फिर कक्षा की शुरुआत की घोषणा की और सभी को लकड़ी की तलवार लेने के लिए कहा। कुछ छात्रों ने थकावट की शिकायत की और थोड़ी और आराम मांगी, लेकिन प्रशिक्षक और डिएगोस ने उन्हें डांटते हुए कहा कि वे शिकायत करना बंद करें। डिएगो ने देखा कि रोवन ने अभी तक तलवार नहीं उठाई थी, तो उसने पूछा, तुमने तलवार क्यों नहीं ली? रोवन थोड़ा हिचकिचाया। उसे वह समय याद आ गया जब अब्लेकन ने लड़ाई में उस पर तलवार से हमला किया था। उसकी निर्दयी मुस्कान और घातक हमला अभी भी उसके मन में ताजा था, इसीलिए रोवन तलवार को पकड़ने में संकोच कर रहा था। डिएगो ने यह देखकर पूछा, क्या तुम तलवार से डरते हो? फिर उसने रोवन के कंधे पर हाथ रखा और समझाया कि तलवार एक खतरनाक औजार है, इसलिए उसे गंभीरता से संभालना चाहिए। डिएगो ने कहा कि तलवार केवल एक साधन टूल है, असली समस्या उसे चलाने वाले के इरादों में होती है। उसने रोवन को सलाह दी कि वह तलवार को एक बार सामना करके देखे ताकि वह अपने मन के इरादों को समझ सके। रोवन सोचने लगा कि अगर ब्लैक ने तलवार के बजाय डंडा इस्तेमाल किया होता तो शायद वह डंडे से डरता। ये सोचकर उसने हिम्मत जुटाई और लकड़ी की तलवार उठाई। डिगोन ने सभी छात्रों को जोड़े में बांटकर द्वंद्व अभ्यास शुरू किया और रोवन तथा डेडसोफिमस को पहले मुकाबले के लिए चुना क्योंकि वे सबसे पहले पहुंचे थे। ये सुनकर दोनों चौंक गए। छात्रों में चर्चा शुरू हो गई। कुछ बोले कि दौड़ में तो रोवन तेज है, लेकिन तलवारबाजी में ओके सोफी बाउलेट जैसी प्रसिद्ध परिवार की लड़की के खिलाफ जीतना मुश्किल होगा। सोफी ने बिना देर किए रोवन पर हमला किया। रोवन उसकी आंखों में जो दृढ़ता और संकल्प देख रहा था वह चकित था। सोफी की पकड़ और चालें बहुत कुशल थीं, फिर भी इस बार उसे तलवार को लेकर डर नहीं लग रहा था। वह सीखने को उत्साहित था। डिएगो और सोफी दोनों ने देखा कि रोवन की मुद्रा बेहद संतुलित थी, न रक्षा में कमी न आक्रमण में। सोफी थोड़ी घबरा गई। वह हार नहीं मानना चाहती थी, खासकर दौड़ में हारने के बाद। उसने अपने आत्मसम्मान और परिवार की प्रतिष्ठा की बात सोचकर तलवार को कसकर पकड़ा, लेकिन रोवन ने अचानक तेज हमला कर दिया और साथ ही सोफी के वार को भी चतुराई से चकमा दे दिया। सोफी हैरान रह गई कि रोवन ने उसके हमले को कैसे भांप लिया। रोवन पूरे ध्यान से उसकी चालें पढ़ रहा था। उसने फिर से हमला किया, इस बार छाती, कंधे और सिर की ओर। सोफी को एहसास हुआ कि रोवन की गति और सटीकता उसकी सोच से कहीं आगे है। वह पीछे हटने लगी, लेकिन रोवन लगातार उस पर दबाव बना रहा था। फिर उसने एक आखिरी हमला करने की तैयारी की, ऊपर से छलांग लगाकर एक निर्णायक वार। लेकिन तभी डेगोस ने जोर से चिल्लाया, रुको! हालांकि रोवन पहले ही अपनी तलवार रोक चुका था। सोफी थकी हुई थी और हाँफ रही थी। उसे आश्चर्य हुआ कि रोवन उसके हर कदम को पहले से कैसे समझ गया। उसने शांति से हार स्वीकार की और रोवन से कहा, क्या हम कभी फिर से द्वंद्व कर सकते हैं? रोवन ने मुस्कुराते हुए सहमति जताई। सोफी ने उसकी प्रशंसा की और कहा कि उसमें तलवारबाजी का अद्भुत कौशल है। रोवन ने विनम्रता से कहा कि शुरुआती 2 राउंड में वह सिर्फ भाग्यशाली था और बाकी में वह हार गया। सोफी हंसकर बोली कि अगली बार वे फिर कोशिश करेंगे। छात्र आपस में बातचीत कर रहे थे और उनमें से एक ने खुशी जताई कि अगला पार्ट बेसिक मैजिक नाउज का है, जैसे एक लंबा ब्रेक मिल गया हो। यह सुनकर रोवन चौंक गया और पूछा, तुम लोग इसे ब्रेक क्यों कह रहे हो? क्या हमें यूनियन का सदस्य बनने के लिए मेहनत नहीं करनी चाहिए? छात्रों ने अचरज से उसकी ओर देखा। एक छात्र ने समझाया कि शिक्षक भले ही शानदार हों, जादू सीखना बहुत कठिन है। इसे ब्रेक इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ शारीरिक थकान नहीं होती, लेकिन दिमागी मेहनत बहुत होती है। छात्र ने सोचा कि शायद रोवन को अब तक नहीं पता कि जादू सीखना कितना मुश्किल है। एक छात्र ने बताया कि अनबेसिक मैजिक के शिक्षक प्रोफेसर आर्थर हैं, जो पहले ऑनर कॉर्प्स के कमांडर रह चुके हैं और अब यूनियन के डीन हैं।
इसके बाद सभी छात्र बड़े व्याख्यान कक्ष मन की ओर बढ़े। जब विशाल दरवाजे खुले, प्रोफेसर आर्थर ने गरिमा के साथ प्रवेश किया। सभी छात्र शांत होकर अपनी जगह बैठ गए। सोफी ने रोवन के कान में धीरे से कहा, यही वो प्रोफेसर आर्थर हैं जिनके बारे में मैंने बताया था। रोवन ने जब डाइट प्रोफेसर आर्थर को देखा तो उसे उन छात्रों की बातें याद आईं जिन्होंने बताया था कि प्रोफेसर आर्थर पहले ऑनर कॉर्प्स के कमांडर्स थे और अब जादू विभाग के डीनबेस हैं। रोवन बहुत प्रभावित हुआ क्योंकि उसने प्रोफेसर आर्थर के चारों ओर घनी और शक्तिशाली मॉडर्माना जादुई ऊर्जा सर्कुलेट्स को महसूस किया। उसने मन में सोचा कि अगर आर्थर इतने शक्तिशाली हैं तो मई यूनियन का सबसे ताकतवर व्यक्ति कितना शक्तिशाली होगा। प्रोफेसर आर्थर ने पूछा कि नया छात्र कौन है, तो मानत रोवन गबरसस ने खुद को परिचय देते हुए बताया कि वह आज पहली बार कक्षा में शामिल हुआ है। प्रोफेसर आर्थर ने खुद को केवल आर्थर कहकर परिचित कराया और बताया कि वह जादू पढ़ाते हैं। उन्होंने शांत लहजे में कहा कि कुछ छात्र शायद बोर हो रहे होंगे क्योंकि वे इस कक्षा में सिर्फ देखने के लिए आए हैं। रोवन ने आत्मविश्वास से जवाब दिया कि वह वास्तव में एक जादूगर बनना चाहता है और यूनियन में शामिल होना चाहता है। प्रोफेसर आर्थर उसकी भावना से प्रभावित हुए और हंसकर बोले, लेकिन साथ ही चेतावनी दी कि जादू सीखने का रास्ता तलवारबाजी से कहीं ज्यादा लंबा और कठिन होता है। रोवन को फिर छात्रों की बात याद आई जब वे हैरान थे कि वह तलवार के बजाय जादू सीखना चाहता है। उसने प्रोफेसर से सीधा सवाल किया, जादू का रास्ता इतना लंबा क्यों होता है? प्रोफेसर ने जवाब देने के लिए प्राडुस सोफिन को कहा। सोफी ने बताया कि जादू सीखने के लिए बहुत ज्यादा ज्ञान चाहिए। यह शरीर और मन दोनों पर भारी पड़ता है और भले ही कोई बहुत प्रतिभाशाली हो, एक जादूगर को पहले स्तर लेवल 1 तक पहुंचने में कम से कम 10 साल लगते हैं। प्रोफेसर आर्थर ने सोफी की बात की पुष्टि की और कहा कि सिर्फ जादू के दम पर स्नातक के बाद सीधे यूनियन में शामिल होना बेहद मुश्किल है। रोवन ने सोचा कि पहले स्तर का जादूगर केवल अस्थायी सदस्य बन सकता है, पूर्ण सदस्य नहीं। प्रोफेसर ने स्पष्ट किया कि दूसरे स्तर लेवल 2 पावर्स तक पहुंचना जरूरी है ताकि यूनियन का वास्तविक सदस्य बना जा सके। रोवन ने मन में ठाना कि उसे तो तीसरे स्तर लेवल 3 स्थान तक पहुंचना होगा और वह भी स्नातक से पहले। प्रोफेसर आर्थर ने पूछा, क्या तुम जानते हो कि तीसरा स्तर क्या होता है? रोवन ने ईमानदारी से कहा, मुझे जादू के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। प्रोफेसर आर्थर मुस्कुराए और बोले कि वे सब कुछ आज की कक्षा में समझाएंगे। उन्होंने बताया कि यूनियन में तलवारबाजों पर ज्यादा ध्यान क्यों दिया जाता है और बैकशाम जादू क्यों एक विशिष्ट एलीट कला मानी जाती है, क्योंकि यह केवल ताकत नहीं बल्कि बाईबास बुद्धिमत्ता और ज्ञानमस की मांग करती है। फिर उन्होंने बोर्ड पर एक प्रसिद्ध मंत्र लिखा, फायर एरो, और पूछा कि क्या कोई इसमें गलती पकड़ सकता है। रोवन को यह मंत्र कुछ जाना पहचाना लगा। उसे याद आया कि उसने इसी तरह का कोई मंत्र अनाथालय के पास गड्ढे और पेड़न के पास देखा था। प्रोफेसर ने कहा कि इस मंत्र की गलती पहचानना आसान नहीं है, भले ही यह मंत्र कठिन लगता हो। यह तो एमूल फाउंडेशनल बुलेट जादू में से है और आगे का जादू इससे कहीं ज्यादा जटिल होता है। फिर प्रोफेसर आर्थर ने मंत्र का प्रयोग करके दिखाया। उन्होंने एक विशाल चमहाक का तीर फायर एरो नेनिंग कॉन्जर किया जो हॉल में तेजी से उड़ चला। यह देख रोवन चकित रह गया। उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। रोवन ने देखा कि मंत्र कुछ अस्थिर लग रहा था, जैसे वह पिघलने या बिखरने वाला हो। आर्थर ने समझाया कि यह अस्थिरता मंत्र में एक छोटी सी गलती के कारण हुई थी, जिससे जादू बहुत संवेदनशील हो गया था। फिर आर्थर ने मंत्र को ठीक से बोर्ड पर लिखा और दोबारा दिखाया। इस बार मंत्र स्थिर और नियंत्रित था। सभी छात्र उनके प्रदर्शन से प्रभावित हुए। आर्थर ने बताया कि एक जादूगर को छोटी सी गलती सुधारने के लिए पूरे मंत्र को फिर से समझना पड़ता है। सामान्य समझ और धैर्य से यह काम नहीं होता। उन्होंने आगे समझाया कि फायर एरो को फायरबॉल में बदलने के लिए काफी अधिक जादुई शक्ति की जरूरत होती है। शक्तिशाली जादू बहुत अधिक ऊर्जा खपत करता है और शरीर व मन पर भारी दबाव डालता है। इसके बाद उन्होंने पूछा कि जादू तलवारबाजी की तुलना में जल्दी अपनी सीमा क्यों छू लेता है। सोफी ने उत्तर दिया कि समान मात्रा में मना का उपयोग करते समय उसे हथियार के माध्यम से आभा में बदलना अधिक प्रभावी होता है। आर्थर ने सहमति जताई और बताया कि जादू बहुत अधिक मना खर्च करता है और शरीर पर तनाव डालता है। साथ ही जादू की शक्ति पूरी तरह जादूगर की मना शक्ति पर निर्भर करती है। रोवन ने महसूस किया कि उसकी मना शक्ति कम है, इसलिए वह बहुत शक्तिशाली जादू नहीं कर सकता। लेकिन उसने सोचा कि यदि वह जादू और घटनाओं की रचना को गहराई से समझे तो वह सीमित शक्ति के बावजूद भी शक्तिशाली मंत्र कर सकता है। फिर आर्थर ने रोवन से पूछा कि फायरबॉल जैसा मंत्र करने के लिए क्या चाहिए। रोवन ने झिझकते हुए कहा कि बोर्ड पर लिखा मंत्र। आर्थर ने कहा कि यह सही है, लेकिन हर बार इतना लंबा मंत्र पढ़ना संभव नहीं होता, इसलिए जादू को विशेष रूपों में चित्रित किया जाता है जिन्हें मैजिकल सर्कल कहा जाता है।
रोवन ने सोचा कि क्या यही वही चीज है जो उसने हेडमास्टर लाजारस के शरीर पर देखी थी, और आर्थर से पूछा कि क्या जादूगर कभी मंत्रों को अपने शरीर पर अंकित करते हैं। आर्थर ने थोड़ी देर सोचा और फिर बताया कि मैजिकल सर्कल एक प्रतीक की तरह होते हैं। अगर मंत्र गणित के सूत्र हैं तो सर्कल उनके संक्षेप प्रतीक होते हैं। फिर रोवन ने सोचा कि क्या बोली जाने वाली मंत्र भाषा जादू की भाषा का एक रूपांतरण है। आर्थर ने पूछा कि वह ऐसा क्यों सोचता है। रोवन ने उत्तर दिया कि बोर्ड पर लिखा मंत्र एक डिजाइन जैसा दिखता है, और अगर सर्कल प्रतीक हैं तो बोले जाने वाले मंत्र भी एक भाषा का ही रूप होंगे। आर्थर रोवन की सोच से चौंक गए, क्योंकि वह उन बातों पर विचार कर रहा था जो आमतौर पर केवल उच्च स्तर के जादूगर करते हैं। उन्होंने उसकी प्रशंसा की और कहा कि मंत्रों की सटीक शब्द व्यवस्था ही जादू की असली शक्ति होती है। आर्थर ने कहा कि मना जादुई शक्ति के साथ बोले गए एक शब्द में अपार शक्ति होती है, जिसे सच्चा नाम या कमांड वर्ड कहा जाता है। आर्थर ने छात्रों को एक अत्यंत शक्तिशाली अग्निमंत्र फायर स्पेल दिखाकर कमांड वर्ड की शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने समझाया कि कोई भी मंत्र केवल सही शब्दों के चुनाव पर ही नहीं, बल्कि स्वर, टोन, गति और भावनात्मक स्थिति जैसे पहलुओं पर भी निर्भर करता है। रोवन को अपनी पुरानी पढ़ाई याद आई और उसने सोचा कि उसने कभी भी इतनी प्रभावशाली ढंग से कोई पाठ पढ़ा नहीं था। पाठ समाप्त होने पर आर्थर ने रोवन से पूछा कि क्या वह अब भी तमाम कठिनाइयों के बावजूद जादू पढ़ने के लिए दृढ़ निश्चयी है, और रोवन ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया कि उसकी रुचि और भी बढ़ गई है। आर्थर ने फिर बताया कि अगली कक्षा में वे प्राचीन भाषा एंशिएंट लैंग्वेज का अध्ययन शुरू करेंगे, और छात्रों को कहा कि वे उसकी विशेषताओं के बारे में सोचें। स्कूल का दिन समाप्त होने पर शाम को जब गलियारों में दीपक जल रहे थे, सोफी ने रोवन से होमवर्क की भरमार की शिकायत की और खुद को इतने सारे विषय चुनने के लिए दोषी ठहराया। वह यह जानकर हैरान हुई कि रोवन ने हर दिन के लिए एक बहुत ही व्यस्त समय सारणी बनाई थी, जिसमें केवल दोपहर का भोजन ही एकमात्र विराम था। रोवन ने कहा कि उसे पढ़ाई करना अधिक मजेदार लगता है। सोफी ने मजाक करते हुए कहा कि वह थोड़ा चिढ़ाने वाला है। फिर उसने पूछा कि रोवन का कमरा कौन सा है। रोवन ने इशारा किया कि उसका कमरा पहली मंजिल के आखिरी हिस्से में दूसरी संख्या पर है। सोफी ने बताया कि उसका रूममेट लुकास है, जिससे रोवन सोच में पड़ गया कि यह लुकास कौन है। सोफी ने अलविदा कहा और बताया कि अब वह जा रही है। रोवन ने उसे शुभ रात्रि कहा। रात में रोवन अपने कमरे में गहरे ध्यान से पढ़ाई और लेखन कर रहा था। वह जिन जादुई ग्रंथों का विश्लेषण कर रहा था, उन्हें लेकर उसने गहराई से सोचा और महसूस किया कि वह खुद अपने मंत्र बना सकता है। रोवन सोचने लगा कि क्या वह ऐसा जादू बना सकता है जो सिर्फ उसी के लिए उपयुक्त हो। वास्तव में रोवन ने एक छोटा सा जादुई मंत्र सफलतापूर्वक बना लिया और खुश होकर खुद से कहा कि उसने कर दिखाया। जब वह मंत्र को दोबारा नया आकार देने की कोशिश कर रहा था, तो उसने महसूस किया कि उसका नया तरीका बहुत प्रभावी था। उसने यह भी समझा कि किसी मंत्र को तोड़कर और फिर से बनाकर वह उसे और अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली बना सकता है। अचानक रोवन का मंत्र नियंत्रण से बाहर हो गया और वह थकावट और ऊर्जा की कमी के कारण बेहोश होकर गिर पड़ा। देर रात कोई उसके कमरे में आया। उसने देखा कि रोवन इस हालत में क्यों पड़ा हुआ है। तभी लाल बालों वाला एक छात्र आया और आश्चर्य से पूछा कि रोवन इस तरह क्यों सो रहा है। अगले दिन जब स्कूल की बड़ी और शांत इमारत के ऊपर उजली धूप फैली थी, रोवन ने एक जानी पहचानी आवाज सुनी जो शायद सिएना की थी। वह कह रही थी कि जो कुछ हुआ वह एक छोटे बच्चे के लिए बहुत थकाऊ था और अपनी चिंता जाहिर कर रही थी। रोवन इस बातचीत को सुनकर हैरान था। वह सोचने लगा कि क्या सिएना उसी के बारे में बात कर रही थी। वह किस प्रशासनिक गलती की बात कर रही थी और वह किससे बात कर रही थी। उस आवाज ने आगे कहा कि उसमें कुछ स्पष्ट संभावनाएं दिखी थीं, जिनकी वजह से उसने अपनी शंका के बावजूद प्रशिक्षण जारी रखने का फैसला किया। रोवन अचानक जाग गया और सोचने लगा कि वह कहाँ है। लुकास उसकी ओर चिंता के साथ आया और पूछा कि क्या वह जाग गया है और क्या वह ठीक है। रोवन ने उलझन में उत्तर दिया, क्योंकि वह अभी भी थोड़ा सुस्त महसूस कर रहा था। लुकास ने उसे अचानक गले लगा लिया और कहा कि जब उसने रोवन को बेहोश देखा तो वह बहुत चिंतित हो गया था। लुकास ने अपना परिचय देते हुए कहा कि वह लुकास वॉन पासाउ है, उसका रूममेट और सहपाठी। लुकास ने बताया कि जब उसने उसे ट्रेनिंग के बाद इस हालत में देखा तो वह हैरान रह गया, और अगर उसके पिता को पता चल जाता तो बड़ी मुसीबत हो जाती। फिर उसने रोवन को आश्वस्त किया कि कुछ गंभीर नहीं हुआ है और थोड़े आराम के बाद वह ठीक हो जाएगा। रोवन को हैरानी हुई कि लुकास उसके लिए इतना चिंतित क्यों था।
तब लुकास ने बताया कि उसके पिता ने ही उसे कहा था कि वह रोवन का ध्यान रखे, जिससे रोवन और भी चकित हो गया। लुकास ने खुलासा किया कि उसके पिता ऑस्कर हैं, जो यूनियन के फेथ डिवीजन विश्वास विभाग के डिप्टी कमांडर हैं। यह जानकर रोवन हैरान रह गया कि लुकास ऑस्कर का बेटा है। लुकास ने मजाक करते हुए कहा कि वह अपने पिता से कहे कि उसने पूरी रात उसका अच्छे से ख्याल रखा। रोवन ने सोचा कि लुकास सही कह रहा था। उसकी मना शक्ति वाकई में बेहद शुद्ध लग रही थी, बिल्कुल उसके पिता की तरह। लुकास हंसा और बताया कि भले ही बाकी छात्र उसे बड़ा समझते हों, वह असल में सिर्फ 12 साल का है। जब रोवन ने पूछा कि क्या उसने स्कूल देर से शुरू किया था, तो लुकास ने बताया कि वह 2 बार फेल हो चुका है क्योंकि वह कक्षा में नियमित नहीं आता था। उसने यह भी जोड़ा कि वह पढ़ाई से जितना हो सके दूर रहना पसंद करता है। इसके बाद लुकास ने कमरे की बिखरी हालत और जादू के इस्तेमाल के संकेतों की ओर इशारा करते हुए पूछा कि रोवन को बेहोशी किस वजह से आई थी, लेकिन रोवन को केवल एक फायरबॉल दिखना याद था और कुछ नहीं। लुकास ने अफसोस जताया कि वे शायद साथ में तलवारबाजी की ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे अगर रोवन उसमें रुचि रखता हो। रोवन सोचने लगा कि शायद लुकास तलवारबाजी में भी माहिर है। आखिरकार उसके पिता यूनियन के फेथ कॉर्प्स के डिप्टी कमांडर थे। रोवन ने देखा कि लुकास में बाकी छात्रों की तुलना में कहीं अधिक ताकतवर मना और मजबूत शरीर था। वह लंबा और मांसल था। रोवन ने सोचा कि इतनी ताकत हासिल करने के लिए लुकास ने कितनी मेहनत की होगी। रोवन ने निश्चय किया कि उसे भी पूरी कोशिश करनी चाहिए, हालांकि वह समझ गया था कि वह कक्षा में देर से पहुंचा है। यह सुनकर लुकास चौंक गया कि जो लड़का अभी अभी बेहोश हुआ था, वह स्कूल जाने की बात कर रहा है। लुकास ने मजाक में सलाह दी कि वह चक्कर में रहते हुए स्कूल न जाए और फिलहाल आराम करे। लेकिन जब रोवन जाने की जिद पर अड़ा रहा, तो लुकास ने मजाक में कहा कि फिर चलो, ताज़ी हवा में बाहर चलते हैं और कुछ स्वादिष्ट खा लेते हैं। रोवन ने चुपचाप सहमति जताई और सोचा कि शायद यही वजह है कि लुकास की पढ़ाई में रुचि नहीं थी और वह फेल हो जाता था। अंत में एक दृश्य में चमकते आकाश के नीचे चहल पहल से भरा शहर का चौराहा दिखाई देता है, जो एक नए दिन की शुरुआत को दर्शाता है। लुकास ने रोवन से ज्यादा खाने को कहा ताकि वह फिर से बेहोश न हो जाए। तभी रोवन को पास की एक दुकान से मना की तेज तरंगें महसूस हुईं। रोवन ने लुकास से उस जगह चलने को कहा जिसने उसका ध्यान खींचा, और लुकास ने बताया कि वह एक जादू की दुकान है। लुकास ने तुरंत सहमति जताई और सुझाव दिया कि अगर रोवन को जिज्ञासा है तो वे दोनों साथ अंदर चलें। वे एक जादू की दुकान में दाखिल हुए जहां का माहौल शांत और रहस्यमय था। वहां की जादुई वस्तुओं की विविधता देखकर दोनों चकित रह गए। रोवन ने देखा कि दुकान की हर वस्तु में भारी मात्रा में मना, जादुई ऊर्जा भरी हुई थी। चीजों को ध्यान से देखते हुए उसे अचानक याद आया कि उसके पास पैसे नहीं हैं। उसके चेहरे पर उदासी छा गई और उसने सोचा कि काश अनाथालय में पहले की नौकरी से मिले पैसे अब उसके पास होते। लुकास ने यह देखकर पूछा कि वह अचानक इतना उदास क्यों हो गया। रोवन ने उसे बताया कि उसके पास कुछ भी खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। लुकास ने उसे दिलासा दिया कि वह उसकी मदद कर सकता है, क्योंकि उसके पिता ने उससे कहा था कि वह रोवन का ख्याल रखे और इसमें उसकी मदद करना भी शामिल है। लुकास की बात सुनकर रोवन बहुत उत्साहित हो गया और मजाक में पूछा कि क्या वह दुकान की सारी चीजें खरीद सकता है। लुकास ने अपने हाथ में कुछ सिक्के दिखाते हुए हंसते हुए कहा कि बेहतर होगा वह सिर्फ एक चीज चुने, क्योंकि उसने ज्यादा खर्च करने की योजना नहीं बनाई थी। रोवन दुकान में घूमते हुए सोचने लगा कि वह ऐसा क्या खरीदे जो लुकास की पहुंच में हो। जब लुकास सिक्के गिनता रहा, रोवन ने एक शेल्फ की ओर बढ़ते हुए देखा कि वहां कई रहस्यमय जादुई वस्तुएं रखी थीं। तभी उसकी नजर एक पत्थर पर पड़ी जो अशांत मना से भरा हुआ था। यह देखकर वह चौंक गया। रोवन ने वह पत्थर उठाया और सोचा कि इतनी ताकतवर मना होने के बावजूद यह इतना सस्ता क्यों था। तभी दुकानदार उसके पास आया और बताया कि वह जो चीज उठा रहा है वह गोचिया स्टोन आमनीसिक सपार है। दुकानदार ने मजाक में कहा कि उसके पास भी ऐसा ही एक पत्थर घर पर पड़ा है और वह उसे भूल गया था। जब रोवन ने पूछा कि इसका उपयोग क्या है, तो दुकानदार ने बताया कि यह सिर्फ एक सजावटी वस्तु है और इसके अंदर जो अंडा है वह कभी फूटेगा नहीं। जब रोवन ने पूछा कि उस अंडे के अंदर क्या है, तो दुकानदार ने कहा कि वह खुद भी नहीं जानता। दुकानदार ने बताया कि यह पत्थर एक खास प्रकार की जादू से सील किया गया है और वह इसे बहुत पहले कहीं से लाया था। तब से यह वैसे ही है, कोई बदलाव नहीं हुआ। जब रोवन ने पूछा कि क्या यह जादुई उपकरण मैजिकल टूल है, तो दुकानदार ने पुष्टि की कि हाँ, यह है। रोवन ने फिर पूछा कि क्या अगर इस सील को तोड़ा जाए तो कुछ जाग सकता है।
दुकानदार ने जवाब दिया कि सैद्धांतिक रूप से हाँ, लेकिन अव्यवहार में शायद नहीं। रोवन उस पत्थर को घूरता रहा, सोचते हुए कि क्या इसमें कोई अनोखा जादू छिपा है। उसे पत्थर पर बना हुआ जटिल जादुई चक्र दिखाई दिया और वह सोचने लगा कि इसमें छिपा जादू शायद फायरबॉलन से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। उसने लुकास से पूछा कि उसे क्या लगता है। लुकास ने हंसते हुए कहा कि यह किताब से बेहतर दिख रहा है और वह इसका उपयोग चीजें फेंकने या मारने के लिए कर सकता है। इसके बाद दोनों ने दुकान से बाहर निकलते हुए दुकानदार का धन्यवाद किया। दुकानदार मुस्कुराया और उन्हें फिर आने का निमंत्रण दिया। चलते चलते लुकास ने रोवन से कहा कि वे कहीं और चलें। लुकास ने समय देखकर बताया कि अब चलने का समय हो गया है। रोवन ने पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं। लुकास ने उत्साहित होकर एक भव्य इमारत की ओर इशारा किया और कहा कि वह उसे संघ यूनियन की सबसे अद्भुत जगह दिखाने ले जा रहा है। उस इमारत की सुंदरता देखकर रोवन स्तब्ध रह गया। लुकास ने गर्व से कहा कि यह दृश्य देखने लायक है। रोवन ने पूछा कि क्या यह इमारत संघ का हृदय है। लुकास ने बताया कि यह घड़ी की मीनार वास्तव में संघ का केंद्र है और यही गिल्ड मास्टर तथा सुप्रीम कमांडर का मुख्य कार्यालय भी है। रोवन ने लुकास से पूछा कि क्या उसने कभी सुप्रीम कमांडर को देखा है। लुकास ने जवाब दिया कि जब वह छोटा था और अपने पिता के साथ गया था तब उसने पुराने कमांडर को देखा था। वह एक शानदार सफेद पोशाक पहने हुए थे। लुकास ने उनकी तुलना काले कौवों के बीच एक शाही हंस से की। ये तुलना सुनकर रोवन चुपचाप सोच में पड़ गया। रोवन को किताबों में पढ़े गए शक्तिशाली पदों की याद आई, लेकिन आज वह उन्हें पहली बार साक्षात देख रहा था। उसे याद आया कि 7वें स्तर के संघ कमांडर जैसे ऑस्कर इतने सक्षम होते हैं कि अकेले एक पूरे शहर की रक्षा कर सकते हैं, और जो ऐसे कमांडरों का नेतृत्व करता है वह इतना शक्तिशाली होता है कि एक पूरी राष्ट्र को झुका सकता है। संघ का सुप्रीम कमांडर पूरे महाद्वीप पर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता है और राजा के बराबर पद रखता है। रोवन ने सोचा कि ऐसे नेता उसकी नज़रों में दूर और अकल्पनीय लगते हैं, लेकिन उसके दिल में यह विश्वास था कि एक दिन वह भी उस स्तर तक पहुंच सकता है।